नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है एनिमे एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पर। यहाँ आपको मिलेगी आपकी पसंदीदा एनिमे सीरीज की पूरी कहानी, वो भी हिंदी में। तो तैयार हो जाइए एनिमे की दुनिया को एक नए अंदाज में समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज ओपन किया है, प्लीज चेक इट आउट। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को एस रैंक के हंटर्स दिखाई जाते हैं। एक साइड है बेक चाहिन मालिम, तो दूसरी तरफ है केंजो मनोर कनाए और फिर आशी। इन सभी के बीच में फाइट शुरू होने वाली है। जिस चीज को अब जिन्वू भी देख रहा होता है, वो अब तुरंत गोटो की तरफ देखता है और कहता है कि गोटो लड़ाई नहीं कर रहा है, पर कोई बात नहीं, गोटो की वजह से ही मैं एस रैंक के हंटर्स को बैटल करता हुआ देख पाऊंगा। जिसके बाद हम लोग अब माँ को देखते हैं, जो कि अब अपनी पावर का यूज करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जिसके बाद अब ये फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर बेक के पीछे आससी चला जाता है, वही माँ चला जाता है केंजो से लड़ने के लिए, जो देखकर अब केंजो भी अपनी ताकत का यूज करके और भी पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद अब उन दोनों के बीच में मुक्कोटी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग अब नोरू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा तेज होता है और वो लिम के ऊपर हमले कर रहा होता है, पर लिम उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, जो देखकर लिम भी घबरा जाता है। वो कहता है कि मनोर तो काफी तेज है, मैं डिसएडवांटेज पर हूँ, क्लोज कॉम्बैट में मेरी स्पेशलिटी दूर से हमले करना है, इसलिए मैं वही करूँगा। ऐसा बोलने के बाद वो मिनो के ऊपर अपनी पावर से हमले करने लगता है, उसे दूर करने के लिए, जिसके से अब थोड़ा स्टेडियम टूटने भी लगता है। वहीं पर माँ भी एक काफी ऊंची छलांग लगाते हैं और वो भी स्टेडियम को तोड़ देता है, जो देखकर चॉयगो से कहने लगता है कि ये बिल्डिंग हाईएस्ट क्वालिटी के एसेंस स्टोन से बनी है ना। तो गो भी कहते हैं हाँ, पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिल्डिंग कितनी देर तक टिक पाती है। दूसरी तरफ हम लोग अब बेक को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से आता हुआ आशुष के ऊपर हमला करता है, जो देखकर आशी घबरा जाता है और वो साइड में हट जाता है। ये देखकर बेक भी कहने लगता है कि देखने में तो ये ज्यादा अग्रेसिव लगी नहीं रहा है। वहीं पर अब आशी को भी दिखाया जाता है, वो भी अब कह रहा होता है कि मैं ऐसी फाइट के लिए नहीं बना हूँ, मुझे लड़ना ही नहीं चाहिए था। वहीं ये देखकर अब बेक भी सोचने लगता है कि शायद गोटो ने आसविश को इसलिए भेजा है कि वो टेस्ट कर सके कि आखिरकार आसविश कितना ज्यादा कैपेबल है। इसका ये मतलब है कि गोटो मुझे एक टेस्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं टेस्ट में पास होके दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब बक अपनी पूरी ताकत का यूज करके अब आससी के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर अब आशी भी काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर अब बेक सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए चला आ जाता है। वहीं पर अब इस चीज को वही ए रैंक वाला गिल्ड मास्टर भी देख रहा था, वो भी इतने कमाल की फाइट को देखकर हैरान हो रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैन की जगह पर होता तो मैं तो टिक ही नहीं पाता। दूसरी तो हम लोग को अब दिखाया जाता है कि कंजू ने तो माँ को हरा दिया है, इसी के साथ लिम भी हार चुका है क्योंकि मिनर ने उसकी कलाई को पकड़ लिया है। लेकिन अब बेक अभी भी बचा हुआ होता है, वो जाकर आशीष के पीछे भाग ही रहा होता है, पर तभी उसके सामने मिन्नर और केंजो आ जाते हैं, यानी कि बेक को अब 3 लोगों से एक के साथ लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग अब चाह को देखते हैं, जो कि कनाए से लड़ रही होती है। कनाए भी चाहिन के कि किसी भी मुंह को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही होती है। कनाए भी कहने लगती है कि ये वही लड़की है जिसका निकनेम डांसर है। इसे लड़ने के बाद अब मुझे पता चला है कि आखिर इसे ये नाम क्यों दिया गया है। हम लोग अब देखते हैं कि चाहिन इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो कनाए के पीछे कमर के हाथ लगाकर जीत जाती है और अब वो तुरंत ही बेक की मदद करने के लिए जा रही होती है। पर तभी बीच में आससी आ जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था। पर तभी चाहिन को भी ये बात के बारे में पता चल जाता है और वो अचानक से उसके ऊपर काफी सारे मुक्कोला कर देती है। हिन ये करना तो नहीं चाहती थी, पर उससे गलती से उसे इतने ज्यादा मुक्के लग गए, वह इतने मुक्के खाने की वजह से। आज सुशी की हालत थोड़ी सी बुरी हो जाती है, पर अब वो काफी गुस्से में आ जाता है, जो देखकर अब आज सुशी के साथी भी कहने लगते हैं कि अब आज सुशी क्या करेगा, इसका तो हमें भी नहीं पता। आशी अब गुस्से में पावरफुल होने लगता है, जो देखकर हनेकावा अब गोटू से कहती है कि क्या हमें इसे अब रोकना चाहिए। तो गोटू कहता है कि थोड़ा सा और वेट करती है। जिसके बाद हम लोग अब बाशी को देखते हैं, जो कि अब चाहिन के ऊपर काफी सारे मुक्कों से हमले करने लगता है। वहीं वो मुक्के काफी ज्यादा तेज होते हैं, उन्हें तो चाहिनले से ही रोक पा रही होती है मुखंग की वजह से। अब जमीन भी टूटने लगती है। वहीं पर अब चाहे इनको चोट लगने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है
जो कि आशीष को रोक लेता है और कहते हैं कि ये लड़ाई कहीं से भी फ्रेंडली नहीं लग रही है। ये देखकर आशीष गुस्से में आ जाता है। वो जिन्वू से कहता है कि तुम कौन हो। ऐसा बोलकर वो जिन्वू के ऊपर ही हमला करने लगता है, पर तभी जिन्वू उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है, जो देखकर अब आसुशी के साथ ही हैरान हो जाती है और कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, इसने तो आशीष को इतने आराम से रोक दिया। वहीं पर अब घोटो को भी शक होने लगता है। वो हाने कावा से कहता है कि क्या ये सही में एक मेज टाइप का हंटर है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिन्वू चाहिन से कहता है कि इस लड़ाई को रो देते हैं, क्योंकि बेग भी हार चुके हैं। वहीं पर हम सही में देखते हैं कि बेग भी हार चुका है। बेग अब मन में कहने लगता है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत का भी यूज कर लेता तो भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग जीत पाते हैं। तभी अचानक से हनेकावा जिन्वू के पास आ जाती है और कहती है कि गोटो चाहते हैं कि आप उनके साथ लड़ाई करो। तभी जिन्वू भी नोटिस करता है कि गोटो उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड है। वो सोचता है कि शायद से यह देखना चाहता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। चलो ठीक है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि डीएम कैसे से आने के बाद में कितना ताकतवर हो चुका हूँ। इसके बाद अब हनेकावा गोटो के पास आती है और कहती है कि जिन्वू आपसे लड़ने के लिए तैयार है, पर एक शर्त पे। उसने कहा है कि आप अपनी पूरी ताकत से लड़ो। जसन का गोटो भी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है ठीक है। अगले सीन में हमें अब जोई को दिखाया जाता है, जो कि अब न्यूज में पढ़ रही होती है जेजू आइलैंड रेड के बारे में, कि सभी हंटर्स तैयार हैं। जो सुनने के बाद वो सीधा अपनी बालकनी में चली जाती है और वो फोन लगाकर किसी से पूछती है जेजू रेड डिफेंस फोर्स के बारे में। अगले सीन में अब जिन्वू को दिखाया जाता है, जो कि लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर माँ भी कहता है कि तो ये वही हंटर है एस रैंक का, जो कि थोड़ी समय पहले ही बना है। इसमें काफी हिम्मत है कि ये गोटो से लड़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ चाहे इनको भी जिन्वू की चिंता हो रही होती है। वो कहती है कि जिन्वू ये रैंक डंजो को क्लियर कर चुका है, पर क्या ये गोटो के सामने टिक जाएगा। तभी वहाँ बेग भी आ जाता है और अब वो चाइन से कहता है कि यहाँ पर इतने सारे हंटर्स हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिस पर चाइन कहती है नहीं, जेजू आइलैंड पर तो मुझे लड़ना ही होगा, वो भी अपनी नाक को बिना कवर करे। वैसे क्या आपको ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए? तो बेग कहता हाँ नॉर्मली तो मैं इस फाइट को रुकता, पर मैं भी वही सोच रहा हूँ जो कि तुम सोच रही हो। मैं भी जिन्वू को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। और वैसे भी अगर मेरा शक सही है तो जिन्वू एक ऐसा अवेक पर्सन हुआ है जिसकी पावर लगातार बढ़ती जाती है। इसके बाद जिन्वू का वार्म अप खत्म हो जाता है। वो गोटो से कहता है चलो शुरू करते हैं। जिन्वू अपनी बात को खत्म करने वाला ही होता है, पर तभी तुरंत ही गोटो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर जिन्वू भी काफी तेजी से उसके अटैक को डोज करके साइड में आ चुका है और अब वो उसे कहता है कि जरा बोलने का समय तो दे देते मुझे। वहीं जिन्वू की स्पीड देखकर गोटो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हो ही नहीं सकता कि ये एक मेज टाइप पर्सन है। चलो पता लगाते हैं कि आखिर तुम हो कौन। ऐसा बोलने के बाद वो जिन्वू के ऊपर लगातार मुक्कों से हमले कर देता है। वहीं वो भी स्माइल करता हुआ उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और कहता है कि ये जरूर एस रैंक से तो ऊपर का ही है, पर ये इतना भी फास्ट नहीं है कि मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं गोटो के हमले देखकर माँ भी कहने लगता है कि इसके हमले कुछ ज्यादा ही तेज है। जिन्वू तो सही में कमाल का है। ये सिंका चाइन भी सोचती है कि जिन्वू सिर्फ अटैक्स को डोज नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने अपोनेंट की ताकत को टेस्ट कर रहा है। वहीं पर अब गोटो को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिन्वू इधर से उधर ही भाग रहा होता है। गुस्से में अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो जिन्वू को मार देगा। जैसे ही अब वो ये डिसाइड करता है, वो अब अपनी पूरी पावर में आकर जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जिन्वू को भी हल्की सी चोट लग जाती है। इसकी वजह से अब वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं भी हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम लोग अब देखते हैं कि जिन्वू तो अभी भी स्माइल कर रहा होता है और उसने गोटो के हाथ को पकड़ लिया है। गोटो अब उसे कहने लगता है कि तुम मेरी कलाई को ही पकड़ सकते थे, पर तुमने नहीं किया। लगता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ खेल रहे हो। जिस पर जिन्वू भी कहता है हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इस फाइट को मैं तुरंत से ही खत्म कर देता तो हम दोनों को ही मजा नहीं आता। इसके बाद अब दोनों ही पीछे आ जाते हैं और अब वो अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगते हैं, जो देखकर सभी डर जाते हैं। वहीं बेग भी कहते हैं कि ये लोग तो सीरियस हो रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो इन लोग को चोट लग जाएगी। जिसके बाद अब गोटो और जिम्बू एक उसी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, पर तभी बीच में एक आइस का ब्लॉक आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई रुक जाती है। दूसरी तरफ चाहिन
और फिर बेक भी आकर जिनवो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गोटो के भी साथी आकर गोटो को पकड़ लेते हैं और अब इस फाइट को यहीं पर ही रुका दिया जाता है। जिस्टफमा जिनवू की तारीफ करता है और कहता है कि तुम गोटो से लड़ाई कर रहे थे पर फिर भी तुम्हें हल्का सा ही स्क्रैच आया है, तुम तो सही में कमाल के हो। वहीं जिनव भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था पर अब मुझे यहाँ के लोगों के स्किल्स के बारे में पता चल चुका है। मैंने अपने 5 सोल्जर्स को इन लोग के शैडो के अंदर भेज दिया है। अगले सीन में अब गोटो के जाने का समय हो चुका है। वहीं पर गो भी अब उसे कहती है कि मैं उन हंटर्स के बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन भेज दूंगा जो कि रेड पर जाएंगे। तो गोटो भी कहते हैं ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी जिनवू वहाँ पर आ जाता है और वो गो से कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है जेजू आइलैंड रेड के बारे में। अगले सीन में हम लोग अब गोटो को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर से कह रहा होता है जिनवू के बारे में कि वो रीअवेक हुआ है और वो काफी पावरफुल है, जो सुनकर अब रेजी कहने लगता है कि ये तो काफी अजीब है। जिनवू का नाम तो लिस्ट के है ही नहीं, यानी कि वो जेजू आइलैंड पर नहीं जाएगा। ये सुनकर गोटो भी शौक हो जाता है। अगले सीन में हम अब देखते हैं कि चाहिन को और चोई को भी पता चल जाता है कि जिनवू रेड पर नहीं जाएगा। चया अब कहता है कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 15 एस रैंक के हंटर्स हैं, मुझे विश्वास है कि इस बार हम लोग जीत के रहेंगे। दूसरी तरफ बेक भी अब यही बात कहता है। वो कहता है कि हम लोग जीतेंगे। अगले सीन में जिनवो अब जैसे अपने घर पर आता है वो देखता है कि उसकी मॉम ने तो खाना रेडी कर दिया है, इसलिए वो सभी लोग अब आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। जिनवो भी अब अपने मन में कहता है कि मेरी मॉम 4 साल की कोमा के बाद उठी है, अभी उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं जेजू आइलैंड पर नहीं जाऊंगा। अगले सीन में हमें अब जेजू आइलैंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एंड क्वीन होती है वो कहती है कि हुक की हमें कोई नया शिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को ही खा रहे हैं। ऐसे तो काम नहीं बनेगा, हमें कैसे भी करके इस आइलैंड को छोड़ना ही होगा। मुझे एक ताकत और बच्चे की जरूरत है, एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जो कि पूरे किंगडम को ही चला सके। वो अब ये बात बोल ही रही होती है पर तभी हमें अंडे में से एक एंट मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि हैच हो जाता है। हैच होने के तुरंत बाद ही वो इवॉल्व भी हो जाता है। इसके बाद ऑफ मनस्टर सीधा खड़ा होकर काफी जोर से डाड़ मारता है और अब उसका ऑरा काफी खतरनाक तरीके से पूरे आइलैंड पे ही दिखता है। अगले सीन में हमें अब शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज में अब बताया जा रहा होता है कि जो एंट मस्टर है वो तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं। वो ऐसे इवॉल्व कर रहे हैं कि अब उनके अंदर ह्यूमनॉइड के अपीयरेंस भी आ चुके हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो तबाही मचा देंगे, इसलिए सभी हंटर्स तैयार हो चुके हैं उससे लड़ने के लिए। इसके बाद हमें अब सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि जिनो से कहती है कि मैं भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूंगी, पर जिनो उसे मना कर रहा होता है और कहते हैं कि काफी बुरा आइडिया है, आप एक ई रैंक की हो। जिस पर अब सॉन्ग गुस्से में आ जाती है और वो कहती नहीं मैं तो जाऊंगी। इसके बाद हमें अब जूही को भी दिखाया जाता है, वो अब उन सॉन्ग के पास आ चुकी है जिनकी टीम में वो पहले हुआ करती थी। इसका ये मतलब है कि ये लोग भी जाने के लिए तैयार हैं। दूसरे सीन में हमें अब गो को दिखाया जाता है, वो कहता है कि कल का दिन है जब जेजू आइलैंड रेड शुरू होगी। इसके बाद हमें अब अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब हंटर्स की शिप अब पहुंच चुकी है जेजू आइलैंड की तरफ। वहीं पर अब वही वाला जो गिल्ड मास्टर होता है उसका साथी कहता है कि आपको नहीं लगता कि हम ताकतवर हैं एंड से लड़ने के लिए, जिस पर अब गिल्ड मास्टर भी कहता है कि जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। हम यहाँ पर इमरजेंसी के रूप में भेजा गया है, हमें कैसे भी करके उन एंट्स को मेन लैंड पर जाने से रोकना होगा। इसके बाद अब माँ को दिखाया जाता है जो कि अपनी साथी से कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज संभाल लेना सब कुछ, क्योंकि तुम वाइस मास्टर जो हो, तुम्हारे होते मुझे चिंता लेने की जरूरत थोड़ी है। ये सुनकर तो अब वाइस गिल्ड मास्टर भी थोड़ी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ हम लोग अब मिनसुंग को भी देखते हैं, जिसे देखने के लिए काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं। ये देखकर लिम पागल हो जाता है, वो कहता है कि मिनसुंग को यहाँ क्यों भेज रखा है, इससे पीछे भेजो। इसके बाद हमें अब उस पार्टी को भी दिखाया जाता है जो कि जिनम के साथ उस ए रैंक के डंजों में गई थी। वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार है साथ में, और भी काफी सारे हंटर्स तैयार हैं लड़ने के लिए। दूसरी तरफ जिनचुल भी अब गो को बताता है कि सभी टीम्स ने कांटेक्ट बना लिया है मेनलैंड के और जेजू आइलैंड के। हंटर सभी रेडी हैं, डिवीजन फोर्स भी आइलैंड पर सेफली पहुंच चुकी है। जिस पर अब गो भी कहते हैं कि अच्छा है, इस समय पर काफी सारे हंटर्स आगे आए हैं मदद करने के लिए। अच्छी बात यह है कि मिन ब्यून लड़ने के लिए तैयार है। अगले सीन में हमें मिन को ही दिखाया जाता है।
जो कि अब बेक की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आ जाता है। उसे देखकर बेक शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम भी ज्वाइन करोगे। जिस पर मिन कहता है कि मुझ जैसे एक कमाल के हीलर के बिना तुम काफी जल्द मर जाओगे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए। जो सुनकर बेक खुश हो जाता है और कहते हैं कि अच्छा लगा कि तुम आ रहे हो। अगले सीन में हम लोग अब एक जापान के हंटर को देखते हैं जिसका नाम अल्फा होता है। वो अब अपने बाकी साथियों के साथ एक सिटी में पहुंच जाता है जो कि आयरलैंड का सेंटर है। वो अपने बाकी के साथियों को ये बताता है कि हम लोगों ने पोजीशन ले ली है। ये सुनकर बाकी के हंटर्स भी कहते हैं कि हम लोगों ने भी पोजीशन ले ली है। जिसके बाद हमें अब कोरिया के सभी हंटर्स को दिखाया जाता है। वो लोग एक हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि आज जो कुछ भी होएगा वो टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होएगा, पर जो ब्रॉडकास्ट रहेगा वो 10 मिनट लेट होएगा। ये सुनकर अम्मा अब उस बंदे से कहता है कि जरा सतर्क रहना, ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए। जिस पर वो कैमरामैन कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मुझे इन सब की आदत है। यह सुनकर मैं कहता है कि अच्छी बात है, ये पब्लिक का आखिरी मौका हो सकता है एस रैंक की रेड को देखना, तो अपना काम अच्छे से करना, क्योंकि इस बार हम लोग रेड को सक्सेसफुल करके ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब बेक भी बैठकर सोच रहा होता है कि अगर हम लोग इस रेड को सक्सेसफुल नहीं कर पाए तो हमारी कंट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। हमें एक हीरो की जरूरत है, दूसरी तरफ अब जिन चुल भी अब गो को बताता है कि स्ट्राइक टर्म तैयार हो चुकी है आगे बढ़ने के लिए। जिस पर अब गो भी कहते हैं ठीक है, तो फिर अब रेड को शुरू करो। ये सुनने के बाद अब अल्फा अपने साथियों को कहता है कि चलो शुरू हो जाओ जोसिंका। वो लोग भी अब रेडी हो जाते हैं और वो सभी लोग अब अपनी पूरी ताकत को यूज करते हैं और अब उनकी ताकत काफी दूर तक दिखाई देती है। ये मैजिक पावर काफी ज्यादा ग्रेट होती है। इस वजह से अब जितने भी एंट्स होते हैं वो इधर उधर फैलने लगते हैं उन्हीं के पास आने के लिए। पर अब कुछ एंट्स उन लोग के हेलीकॉप्टर के पास भी आने लगते हैं, जो देखकर चॉय कहते हैं कि इन लोगों को मेरे हवाले छोड़ दो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हेलीकॉप्टर का पीछे वाला गेट खुलता है और जैसे वो एंड मास्टर उसकी तरफ आ रहे होते हैं, वो अब अपने फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को जला देता है। पर अब भी कुछ एंड्स बच के निकल जाती है, जो देखकर अब चई फिर से अपनी ताकत का यूज करता है और उन सभी लोगों को एक काफी बड़े धमाके के साथ जला देता है। ऐसे करने के बाद वो काफी ज्यादा अच्छा फील करता है और कहता है कि फाइनली इतने ज्यादा समय बाद अब मैं बैक आ चुका हूँ इस साइलेंट पर। इस पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर माँ भी कहता है कि अच्छी बात है कि चॉय हमारे साथ आया है। जिसके बाद अब वो लोग अब नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जापान हंटर्स सभी एंड्स को 1 घंटे तक डिस्ट्रक्ट करके रखेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है एंड क्वीन को हराने के लिए, चलो तैयार हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद अब सभी लोग नीचे उतर जाते हैं। अगले सीन में अब रेजी को दिखाया जाता है जो कि अब इंटरफेरेंस सिग्नल को शुरू करवा देता है। इसके बाद वो कहते हैं कि अब जो एंड्स है वो क्वीन के सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब क्वीन को मारना इजी हो जाएगा। इसके बाद हमें अब जापान के हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी इजीली से काफी सारे एंड्स को हरा रहे होते हैं। वहीं पर अब वो जो चॉय ने जो आग लगाई थी उसका जो फायर होता है उसको वो आइस वाला बंदा भी देख लेता है। वो अब अपने साथी से पूछता है कि अगर मैं और चॉय लड़ेंगे तो आखिर जीतेगा कौन। वाले सीन में हमें अब कोरिया के हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि नेस्ट को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिससे कि वो लोग अब क्वीन को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। आगे अब काफी सारी टनल्स होती है, जिसे देखकर बेक कहता है कि पता क्या चलेगा कि क्वीन किस में है। पर तभी चॉय अपनी फायर पावर को यूज करके सभी टनल्स के अंदर काफी ज्यादा फायर को फेंक देता है, जो देखकर बेक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जरा केयरफुल रहो। तो चॉय कहता है कि हमारे पास सभी टनल्स को चेक करने का समय नहीं है। इस तरीके से हमला करने की वजह से मुझे पता चल चुका है कि हमें इस टनल के अंदर जाना है। अगले में हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो कि अपने आज के डेली लिस्ट को पूरा कर लेता है। वो कहता है कि यहाँ आसपास कोई भी हंटर नहीं दिख रहा है, सभी हंटर्स रेड पर गए हैं और जितने भी एस रैंक के हंटर हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे विश्वास है कि मेरे बिना ही वो लोग रेड को सक्सेसफुल कर लेंगे। अगले सीन में हमें अब उन्हीं हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि अब उस टनल के अंदर पहुंचकर काफी सारे अंडों को देखते हैं, जो देखकर वो सोचते हैं कि क्वीन भी आसपास ही होगी। पर तभी बचाने से उन लोगों को वही बड़े वाला अंडा टूटा हुआ दिखाई देता है। इतने बड़े अंडे को देखकर मिन काफी ज्यादा घबरा जाता है, जो देखकर अब बेक उसे शांत कराता है।
और कहते हैं कि हम लोग क्वीन को ढूंढने के लिए आए हैं, तो यहाँ फोकस मत करो। और इतने बड़े अंडे को देखकर तो बेक भी थोड़ा सा हैरान रहता है, पर मन में कहता है कि इस अंडे में से कुछ खतरनाक चीज ही निकली होगी। जिसके बाद हम लोग अब कंजो को देखते हैं, जो कि काफी सारे एंड्स को हराता तो है, पर वो हल्का सा घायल हो जाता है, जो देखकर उसकी जो साथी होती है जिसका नाम शिमजू होता है, वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें हील कर दूं, पर बदले में मैं कुछ लूंगी तभी। अब अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि सामने से अब और भी काफी सारे हैंड्स आने लगे हैं। ये देखकर केंजो अब अचानक से पीछे मुड़कर अब शिमजू को कहता है कि जल्दी से मुझे हील करो। पर अब जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, वो अब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि शिमजू की तो पूरा सर ही गायब हो चुका है। उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। ये देखकर कैन जोर्स का साथी काफी शॉक हो जाती है, और जिसने शिमजू के ऊपर हमला करा है वो एंटमोस्ट भी वहीं पे ही खड़ा होता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।